Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। तो गुरु अंगद देव जी ही वॉज द सेकंड सिख गुरु और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से सिखिज्म और ग्रो करता है और डेवलप करता है या और पॉपुलर बनता है। तो ये जो टॉपिक है ये सारे हिस्ट्री ऑफ पंजाब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उन सबके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। और इसके साथ साथ ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो स्पेशली जो पंजाब के रीजन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पंजाब की हिस्ट्री उसमें आती है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो खैर इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिसमें मैंने गुरु नानक देव जी के बारे में और संगत और पंगत के बारे में वीडियो अपलोड करी है, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो सेकंड गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद देव जी, वो कहाँ से आए थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा उनके हम लाइफ स्केच के बारे में देख लेते हैं। सो देखिए जो गुरु अंगद देव जी थे उन्होंने लगभग 15 साल तक 15 ईयर्स तक गुरुडम में एज अ गुरु जो है सर्व किया है और उस बीच में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है जिसकी वजह से जो सिखिज्म है वो और ज़्यादा डेवलप कर जाता है। और रही बात उनके बर्थ की, तो ही वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1504 सीई में, ठीक है, या एडी भी जिसको बोलते हैं उसमें हुआ था। और ये जो है जो जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था वो था विलेज ऑफ हरिके जगह थी जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और इनके फादर का नाम जो था वो था भाई फेरू, ठीक है, जो कि एक ट्रेडर थे जो कि खाडूर साहिब करके जो विलेज है वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और इनके बचपन का नाम था इनको भाई लहना के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनका बचपन का नाम था लहना। और जो गुरु अंगद देव जी है ये गुरु जी से मिलते हैं, खैर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये गुरु नानक देव जी से मिलते हैं करतारपुर में। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि गुरु नानक देव जी करतारपुर में सेटल हो जाते हैं और वहीं पे वो स्टैब्लिश करते हैं संगत और पंगत को। तो वहाँ पे आप देखेंगे करतारपुर में उनसे डिवोटीज़ दूर दूर से मिलने आते थे। तो सिमिलरली जो भाई लहना है वो भी उनसे मिलने आए और उन्होंने अपने आप को पूरा मतलब आप देखें ही वॉज फुली डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ गुरु नानक देव जी और बहुत सालों तक वो उनकी सेवा करते रहे। और आगे चलकर जब ये डिसाइड किया जाता है, मतलब ये जब डिसाइड करना होता है कि अगले गुरु कौन बनेंगे, सो गुरु नानक देव जी अपने बेटे को छोड़कर, ठीक है, वो अपने फैमिली में से नहीं किसी को चुनते हैं, रादर अपने एक डिवोटी को चूज करते हैं एज अ नेक्स्ट गुरु। और उसके बाद आप देखेंगे बिकॉज इनका बचपन का नाम तो लहना था, इनको भाई लहना के नाम से जाना जाता था, पर उसके बाद जब ये अगले गुरु बनते हैं तो गुरु नानक देव जी इनको नाम देते हैं अंगद। अंगद मतलब मेरी बॉडी का ही एक पार्ट, अंग से अंगद बनता है। और उसके बाद ही इनको ये नाम दिया जाता है एंड ही अपॉइंटेड हिम एज द सेकेंड सिख गुरु। आगे चलकर गुरु नानक देव जी उनको बोलते हैं कि आप जो है खाडूर साहिब में सेटल हुई है और वहाँ पे जो सिख टीचिंग्स हैं, जो सिख बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ है उसको आगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि देखिए अल्टीमेट एम क्या है कि जो गुरु नानक देव जी मतलब जो भी जिस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं, जो उनकी टीचिंग्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए जिससे कि वो लोग उसका बेनिफिट जो है उठा सके। यही मेन पर्पज़ है। तो इसी वजह से गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी को चूज करते हैं जो कि आगे चलकर उनका मैसेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो गुरु अंगद देव जी है उनका क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था इन ऑर्डर टू डेवलप सिखिज्म, ठीक है। तो सिखिज्म में ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे कि और ज़्यादा हम देखेंगे सिखिज्म और ज़्यादा फलता फूलता है। हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गुरु अंगद देव जी के आने से आप देखोगे आप शेप मिलता जा रहा है सिखिज्म को। पहले तो गुरु नानक देव जी आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सिंपल टीचिंग्स लेकर आते हैं, वो संगत और पंगत की स्थापना
स्थापना करते हैं, अब गुरु अंगद देव जी इस चीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वो सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गुरुमुखी अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आप देखेंगे एक नई स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है सिखिज्म में। ठीक है, तो पहले क्या था, जो टेक्स्ट थे वो आप मेनली देखेंगे कि हिंदी भाषा में लिखे जा रहे थे या संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे थे या लोकल लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे। अब इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट बनाई है जिसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं, और उस स्क्रिप्ट को यूज़ करते ही जो है पंजाबी भाषा में चीज़ें अब लिखी जाएंगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था इनका, और इसकी वजह से सिखिज्म और ज़्यादा पॉपुलर होता है। इन्होंने बेसिकली किया क्या, गुरु अंगद देव जी ने, तो जो पुरानी पंजाबी स्क्रिप्ट थी उसको इन्होंने जो है मॉडिफाई किया, और उसको मॉडिफाई करके उन्होंने कुछ नए अल्फ़ाबेट अडॉप्ट किए जिसको बोला जाता था गुरुमुखी। तो गुरुमुखी अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस किए। गुरुमुखी का मतलब क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, दैट विच इज स्पोकन थ्रू द माउथ ऑफ द गुरु। आप देखेंगे दो शब्दों से बना है, गुरु और मुख। तो गुरु के मुख से निकला हुआ जो है उसको हम गुरुमुखी कहते हैं। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गुरु नानक, ही ट्राई टू पॉपुलराइज दिस न्यू स्क्रिप्ट। तो इस वजह से गुरु नानक देव जी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस नई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया। और इससे होता क्या है कि आप देखेंगे कि जो सिखिज्म है वो अब हिंदुइज्म से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि पहले जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो हिंदी भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था या संस्कृत में लिखी जाती थी, या फिर आप देखेंगे लोकल जो डायलेक्ट्स है उसमें। अब हम देखते हैं कि सिखिज्म को एक अलग कैरेक्टर मिल गया है। अब सिखिज्म की अपनी भाषा है, और जो भी चीज़ें सिख धर्म से रिलेटेड अब लिखी जाएगी वो उन्हीं भाषा में लिखी जाएगी। तो इससे हो क्या रहा है, सिखिज्म को एक अलग कैरेक्टर मिल रहा है, एक अलग तरीके का धर्म हमें देखने को मिलता है। और आप देखेंगे जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी उसी को आप देखेंगे जितने भी गुरुज हुए हैं आगे चलकर, उन्होंने अपने जब हिम्स लिखना शुरू किया, ठीक है, जब मंत्र लिखने शुरू किए, श्लोक लिखने शुरू किए, तो वो जो गुरुमुखी भाषा थी वो बनती है एक मीडियम ऑफ राइटिंग। तो उसी भाषा में जो है आगे चलकर जो हिम्स है वो लिखे गए। और ये भी था कि जो यहाँ के आम लोग थे, जो पंजाब के आम लोग थे, उनको ये सूट भी कर रही थी भाषा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पंजाबी भाषा है उसी में से जो है नए शब्द उसमें ऐड किए गए हैं। तो इसी वजह से ये जो भाषा थी ये लोगों को और अच्छे से समझ में आ रही थी, अब उसको और अच्छे से वो लिख भी सकते थे। तो ये तो एक इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। अगला देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ लंगर। तो जो लंगर की प्रथा है जिसको हम पंगत भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गुरु नानक देव जी ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो आगे चलकर जो गुरु अंगद देव जी हमारे जो सेकंड गुरु हैं वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा जो है इसको और पॉपुलराइज करवाते हैं, और उसके लिए ये अपना मतलब एक पर्सनल एग्जाम्पल सेटअप करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, गुरु अंगद देव जी और उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था माता खीवी, वो लोगों को इंस्पायर करती हैं, अपने लोगों को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो खुद जाके लोगों के साथ किचन में खाना बनाते थे और फिर सर्व भी करते थे, एक साथ बैठ के लोगों के साथ वो खाना ग्रहण भी करते थे। तो वो एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर गुरुजी ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बाकी की के जो फॉलोअर्स हैं, जो डिवोटीज़ हैं, वो भी वो सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो इससे हो क्या रहा है, इससे लंगर की जो प्रथा है इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, कि लंगर से हो क्या रहा है, ये कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। ख़त्म तो नहीं कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को ये कमज़ोर ज़रूर कर रही है। देखिए, ये भी आगे चलकर जो आपको पहले भी मैंने बताया कि लंगर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है सिखिज्म का, जो कि हमें आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। एम्फेटिक कंडेमनेशन ऑफ द उदासीज एंड एसेटिसिज्म। कंडेमनेशन क्या होता है, कंडेम करना। तो बेसिकली देखिए, मैंने आपको जब उदासीज बताया था तो आपको पता है दो तरीके की उदासीज होती है। एक तो जो 35 ईयर्स तक गुरु नानक देव जी ने पूरे इंडिया में एंड इवन आउटसाइड ट्रैवल किया था, ठीक है, और उस ट्रैवल को हम उदासीज कहते हैं। दूसरा उदासी क्या है कि गुरु नानक देव जी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था श्रीचंद, ठीक है, वो एक अलग सेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसको उदासी कहा जाता है। इसमें ये सेक्ट आप देख भी सकते हैं, कंडेम द एसेटिसिज्म प्रैक्टिस बाय उदासी सेक्ट अंडर बाबा श्रीचंद। तो ये जो बाबा श्रीचंद थे, देखिए इनमें भी लालसा थी, क्योंकि ये सबसे बड़े बेटे थे गुरु नानक देव जी के, तो ये गुरु बनना चाहते थे। पर गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव, मतलब जो काबिल है उसको चूज किया अगला सक्सेसर। तो जिसकी वजह से श्रीचंद का बिलीफ सिस्टम क्या था, वो एसेटिसिज्म को मानते थे।
खैर शुरुआत में गुरु नानक देव जी ने भी एसेटिसिज्म के पाथ पे वो चले हैं, पर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सही पाथ नहीं है, तो वो अपना पाथ बदल देते हैं और एज अ हाउस होल्डर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को भी वही चीज़ वो मतलब वही मैसेज स्प्रेड करते हैं। पर वहीं पे अगर हम बाबा श्रीचंद की बात करें, एसेटिक कौन होता है? साधु, मतलब जो सब छोड़ छाड़ के चला जाता है और मतलब सारे परिवार को सब मतलब समाज को छोड़ के चला जाता है जंगल में और अपनी साधना करता है। सो बाबा श्रीचंद ने ये सेक्ट बनाया, ठीक है, जिसमें इनका मेन बिलीफ सिस्टम था एसेटिसिज्म और इसको बोला जाता था उदासी सेक्ट, ठीक है। तो इसको क्योंकि गुरु नानक देव जी ने खुद उसको कंडेम किया है और उनके जो फॉलोवर है गुरु अंगद देव जी, वो गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी वजह से गुरु अंगद देव जी ने जो बाबा श्रीचंद का उदासी सेक्ट है उसको भी कंडेम करते हैं। बोलते हैं, वो अपने सारे फॉलोअर्स को बोलते हैं आपको इसको नहीं मानना है। सो वो क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और इस तरीके से जो सिखिज़्म है और जो उदासी सेक्ट है उसमें एक सेपरेशन वो शो करते हैं। देखिए क्योंकि कई लोगों को, देखिए जिस तरीके से आज के समय पे तो कोई भी एक मैसेज है बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, फ़ोन, इंटरनेट, एक मैसेज बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है। पुराने ज़माने में वो चीज़ इतनी आसान नहीं थी, तो कोई भी एक मैसेज है उसको दूसरी जगह तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था। तो क्योंकि श्रीचंद जो थे वो गुरु नानक देव जी के बेटे थे, तो कई जो दूर दूर के फॉलोअर्स हैं उनको यही लगता था कि अच्छा श्रीचंद जो है जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वही श्रीचंद कह रहे हैं, तो वो उनको मानने लग जाते थे। सो ये आगे चलकर आप देखेंगे कि जो भी ये सक्सेसर्स हुए हैं ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है गुरुज के और सक्सेसर्स के बीच में, मतलब जो भी फैमिली में चल रहा है, तो जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएट करना सिखिज़्म को इन सेक्ट से बहुत ज़रूरी था। तो गुरु अंगद देव जी क्या कर रहे थे, बेसिकली वो वही सेपरेशन, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि ये जो श्रीचंद जी ने बनाया है वो एक अलग सेक्ट है और जो सिखिज़्म है उसकी फ़िलॉसफी, उसकी टीचिंग्स अलग है, तो लोगों को ये चीज़ समझनी है। सो वो एक डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया। चलिए अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ एंड कंपाइलेशन ऑफ जन्म साखी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें अब क्या क्या, एक तो हमने पढ़ा कि इन्होंने गुरुमुखी अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट ये क्या करते हैं, सो ये अब सिखिज़्म को और ग्रो करने के लिए ये क्या करते हैं, अब राइटिंग, पहले तो स्क्रिप्ट बनाई, अब उस स्क्रिप्ट में लिखना शुरू करते हैं। तो उसके लिए शुरुआत में जन्म साखीज़ जो है वो लिखी गई, वो कंपाइल करी गई। अब जन्म साखीज़ होती क्या है? जन्म साखी होती है, इट कंसिस्टेड ऑफ सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। तो जो पहले गुरु थे उनकी उसमें टीचिंग्स और जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो उसमें इंक्लूड करी गई है। तो बेसिकली ये गुरु नानक देव जी के करियर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड उनके हिम्स हैं या उनकी सेइंग्स हैं। सो जो गुरु नानक के डिसाइपल थे भाई बाला, ठीक है, भाई बाला, जिन्होंने जब गुरु नानक देव जी ट्रैवल कर रहे थे, जब वो उदासी जिनको हम कहते हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ उनको अकम्पनी किया था भाई बाला ने, जो उनके साथ उनके दूर दूर तक ट्रैवल के साथी थे। उन्होंने, भाई बाला ने गुरु अंगद देव जी को हेल्प किया इस प्रोसेस में, कंपाइलेशन में जन्म साखी की। और आगे चलकर देखिए अब हम देख रहे हैं कि हिंदुइज्म और सिखिज़्म में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पहले तो अलग अल्फ़ाबेट बनाया, अब जैसे हिंदुइज्म की अपनी किताबें हैं, अपनी स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट है, वैसे ही हम देखेंगे कि सिखिज़्म का भी एक अलग स्क्रिप्ट जो है टेक्स्ट क्रिएट किया जा रहा है, सो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। सो वो भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ जन्म साखी तो कंपाइल करी गई, उसके साथ साथ गुरु अंगद देव जी के 63 श्लोक्स जो है, स्टैंजास जो है, वो भी आगे चलकर आप देखेंगे गुरु अर्जुन देव जी जो है वो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हैं, जो कि 5वें गुरु थे सिखिज़्म में। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में आगे चलकर जो 63 श्लोक आप यहाँ पे देख रहे हैं, 63 श्लोक जो गुरु अंगद देव जी ने कंपाइल किए थे, वो आगे चलकर उसको वो जो है क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में उसको इंक्लूड किया जाता है। सो ये भी एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है गुरु अंगद देव जी का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, फाउंडेशन ऑफ गोइंदवाल एंड अदर रिलीजियस सेंटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गुरु नानक देव जी ने तो करतारपुर की स्थापना करी, एक अलग शहर बनाया, ठीक है, जो कि उनके इर्द गिर्द या उनकी बिलीफ टीचिंग्स के इर्द गिर्द चल रहा था। अब दूसरा जो शहर बनाया है उसका नाम है गोइंदवाल, और ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, ये करवाया है गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे सिखिज़्म से रिलेटेड जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही है वो गोइंदवाल में हो रही है। तो इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन ये गुरु अंगद देव जी पे जाता है। सो ही फाउंडेड दिस टाउन, और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे
जो भी सिख धर्म से रिलेटेड टीचिंग्स है, जो भी गुरु नानक देव जी की सेइंग्स है, टीचिंग्स है, उसको वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड मोर सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड धर्मशालाज और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखिए गुरु अंगद देव जी का अब आगे काम क्या है कि सिखिज्म को और स्प्रेड करना। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तो चलिए गोइंदवाल एक नया शहर बनाया और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगह पे नए रिलीजियस सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। और धर्मशालाज, अभी हम धर्मशालाज भी पढ़ेंगे। धर्मशालाज क्या है, गुरुद्वारों को ही पहले धर्मशालाज बोला जाता था, आगे चलकर उसको ही गुरुद्वारा बोला गया है। तो ऐसे गुरुद्वारे, क्योंकि देखिए फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सिखिज्म और पॉपुलर होता जा रहा है, तो जब तादाद बढ़ेगी तो उनको वो उस तरीके के सेंटर्स भी प्रोवाइड, उनको गाइड करने के लिए लोग चाहिए। तो अब थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है सिखिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट फॉस्टर्ड एंड मेंटेन्ड डिसिप्लिन। सो अब गुरु अंगद देव जी का नेक्स्ट काम क्या था कि सिखिज्म में कंप्लीट डिसिप्लिन को मेंटेन करना। ये चाहते थे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके डिसाइपल्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करें और कंट्रोल में रहें। एंड इसी वजह से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, ही डिसमिस्ड बलवंत एंड सत्ता टू म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट फॉर इनडिसिप्लिन। सो ये जो दो लोग थे, एक का नाम था बलवंत और सत्ता, ये बेसिकली क्या कर रहे थे, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये दो म्यूजिशियन थे जो कि थोड़ा मतलब अनवर्दी मैनर में बिहेव कर रहे थे, गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसा कोई भी अगर करेगा, ठीक है, कुछ भी जो है गलत बिहेवियर रखेगा सामने, तो उसको कोर्ट से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उनको निकाल दिया गया कोर्ट से। पर आगे चलकर जो है उन्होंने माफ़ी मांगी गुरु अंगद देव जी से, फिर उन्होंने माफ़ कर दिया उनको और उसको फिर वापस से सर्विस में ले लिया था। बट ये बेसिकली उन्होंने किया क्या, ये एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो ही वांटेड कि प्रॉपर जो डेकोरम है वो मेंटेन हो कोर्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो गोइंदवाल शहर का निर्माण किया था गुरु अंगद देव जी ने, ये गुरुद्वारा है गोइंदवाल साहिब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी सिखिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई, जन्म साखी कंपाइल करी, अब वो स्क्रिप्ट की नॉलेज बच्चों को भी होनी चाहिए, तो वो अपने एजुकेशन के थ्रू वो स्प्रेड करना चाहते थे। सो इसमें करते क्या है गुरु अंगद देव जी, कि जो मीडियम होगा, जो टीचिंग होगी, वो रीजनल लैंग्वेज पंजाबी में बच्चों को दी जाएगी। सो स्कूल्स फॉर टीचिंग चिल्ड्रन पंजाबी एंड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो ये भाषा और ये स्क्रिप्ट बच्चों को सिखाना चाहते थे। और वो खुद पर्सनली भी जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है वो बच्चों को सिखाते थे। एंड इवन द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट हैड द राइट टू गेट एजुकेशन। देखिए कास्ट सिस्टम में क्या है, जो अनटचेबल कास्ट है, ठीक है, उनको तो खैर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपको आई एम श्योर नॉलेज होगी कि उनका टच भी, उनकी शेडो भी पोल्यूटेड समझी जाती है। तो सिखिज्म का यही एफर्ट था कि इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो इसीलिए गुरु, और उनको एजुकेशन का भी राइट नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे। सो यहाँ पे गुरु अंगद देव जी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और वो उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और एम क्या था एजुकेशन का, ये जो भी इस एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं उसके पीछे मेन एम क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, वो सुन लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू द गुरु, main aim was to attain of self realization which enlightens the mind with divine knowledge। तो ultimate aim क्या है कि self realization, self मतलब कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। ठीक है, सॉरी टू से बट आज का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मतलब जिस तरीके का साइकोलॉजिकली बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ बिकॉज ये पॉइंट आप देखेंगे रिलीजन के अंदर आया है। सो मैं बता दूँ, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, ठीक है, लेफ्ट आउट फील करते हैं। सो बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल है प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ वेरी मच देयर इन द सोसाइटी एंड इट इज़ वेरी मच देयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, लोग, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ द पर्पस। मतलब पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, कहाँ जाए, क्या करें, दे आर कन्फ्यूज्ड। सो ये जितनी रिलीजियस एजुकेशन है, अगर आप पुराने समय में देखेंगे, चाहे आप हिंदुज़म की बात करें, चाहे आप और भी धर्म की बात करें, ठीक है, इनका मेन वो वही बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता तो चले आप कौन है। हम कन्फ्यूज्ड हैं, हु आर वी डोंट नो दैट, कि हम पढ़ रहे हैं, हम रेस में भाग रहे हैं, पर उससे अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा है, नोबडी नोज दैट।
अच्छा, पेरेंट्स का ड्रीम है तो फुलफिल कर रहे हैं, कोई और चाहता है तो फुलफिल कर रहे हैं, खुद क्या चाहते हैं वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक क्लैरिटी देना, ठीक है, तो वो मैं बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आप सबको भी मैं एडवाइस करूँगी कि पहले खुद को समझो, खुद को जानो कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप क्या लाइफ में करना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ। और वही देखिए, पुराने समय में वही एक पर्पज़ या मेन एम होता था। आप जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे उन सब में यही बात होती है कि आप सेल्फ रियलाइज़ करें कि आप है कौन, क्या चाहिए आपको। और उससे क्या होगा, जब आप खुद को जानेंगे तो उससे आपका माइंड एनलाइटेंड होगा। ठीक है, आप अब जैसे क्या है, दिमाग ना रुक स्टक है कि समझ नहीं आ रहा है। यू हैव सोशल मीडिया अराउंड यू, कोई पिक्चर दिखा रहा है, कोई पिक्चर दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप ध्यान करेंगे, ठीक है, आप मेडिटेशन करेंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो खुलेगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो लोग दिखा रहे हैं दैट इज़ नॉट रियलिटी, रियलिटी इज़ वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, सो वो ही था। और अब वो कैसे माइंड एनलाइटन होगा, विद डिवाइन नॉलेज। तो आपको जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा, अगेन ऑल द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो सब क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट एम क्या है एक इंसान का, इज टू अटेन गॉड, परमात्मा को प्राप्त करना। ये सारे कहते हैं, वेदर स्पिरिचुअलिटी की हम बात करो, स्पिरिचुअलिटी में वो लाइट की बात करते हैं कि आप उस लाइट में मिल जाएंगे, या अल्लाह की बात करते हैं, या अगर हम सिखिज़म की बात करें तो गुरु की बात करते हैं, है ना, एक ओमकार की बात करते हैं, या हम अगर हिंदुइज़्म में देखें तो भगवान है, उसके अलग अलग रूप हैं। तो सब यही बोल रहे हैं कि अल्टीमेट एम यही है। और ये ट्रू नॉलेज मैं सच बताऊं तो आजकल बच्चों को दी नहीं जा रही है, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। तो स्टूडेंट्स दे आर कन्फ्यूज्ड, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ जाना है। तो उसका रास्ता यही होगा कि आप ध्यान बैठे, मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, और आप मतलब असली में आपको करना क्या है, वो आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। आप धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को खैर मत फॉलो करिए, लॉजिक देखिए हर चीज़ के पीछे, देखिए कि आपको वो कितना सूट कर रहा है। तो सोच समझ के, अगर आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, खैर आजकल तो बहुत सारे आश्रम्स हैं, गुरुज़ हैं, तो आप अपना गुरु ध्यान से चूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि वो गुरु आपको आपकी इस चीज़ को इंटेलेक्चुअल उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो गो फॉर दैट। ठीक है, बट सोच समझ के करिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर मैं थोड़ा सा अलग चली गई, बट मैं चाह रही थी कि इसके थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि रियल नॉलेज क्या है। रियल नॉलेज यही है कि आप खुद को समझ पाए, अपने माइंड को समझ पाए, उसको कंट्रोल कर पाए, ना कि माइंड आपको कंट्रोल करे। आज के ज़माने में हो क्या रहा है कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। हम 2 मिनट के लिए भी फ़ोन से दूर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि माइंड बोलता है फ़ोन देखो, और फ़ोन देख के कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए कि हम माइंड को बताए कि नहीं, अभी नहीं देखूंगा, मैं 2 घंटे तक नहीं देखूंगा, या मैं नहीं देखूंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको देखूंगी, ना कि माइंड हमें दिखाएगा। सो ये ट्रू नॉलेज खैर सबको मिलनी चाहिए, और कोशिश करिए आप वो नॉलेज ढूंढने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एम था। एंड रिलीजियस एजुकेशन वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे उन्होंने एक ट्रेडिशनल माल अखाड़ा, जिसको कहते हैं रेसलिंग सेंटर, अखाड़ा भी खोला। ठीक है, कि मतलब ठीक है, आपको माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। वो आज के टाइम पे भी बच्चों में यही बोलूँगी, वो बहुत रेलिवेंट है कि आप, ठीक है, माइंड को भी ट्रेन करिए। वो आप मेडिटेशन के थ्रू या चैंटिंग के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर आप कोई भी डांस की, अगर आपको डांस पसंद है तो वहाँ जा सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, या आप रेसलिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर, जिम कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये 2 नॉलेज जो है ये इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कि एक तो फिजिकल ट्रेनिंग एंड मेंटल ट्रेनिंग दोनों ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, साइंस, सब पढ़ाओ, बट उसके साथ साथ ये, मुझे लगता है ये एजुकेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जिसमें वो ये बताएं कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करनी है। वो फिजिकल ट्रेनिंग शुड बी मैंडेटरी, एंड मेंटल ट्रेनिंग एज वेल। सो दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। खैर आगे बढ़ते हैं, और यही सारे आप देखिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या जो भी रिलीजियस बिलीव्स है वो यही सारी चीज़ें बोल रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड इट इज़ द लास्ट पॉइंट
वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। देखिए वुमेन की कंडीशन हमें पता है पुराने समय पे कैसी थी, ठीक है। बहुत सारे समाज में बुराइयां थी, पर्दा सिस्टम था, सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, वुमेन वर्ल्ड जो विडोज़ हैं उनको गलत ट्रीटमेंट मिलता था, दे वर नॉट अलाउड टू री मैरिज। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में। तो जो सिखिज्म है वो बेसिकली क्या कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट वुमेन। तो वो लोगों औरतों की भलाई में भी काम कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मेन एंड वुमेन दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेन, बिकॉज पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है तो मेन आर सुपीरियर, सो वो इस चीज़ पे नहीं मानते थे। वो औरत को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना मर्द को देते थे, और उन्होंने संगत में औरतों को वेलकम किया, ठीक है। आप देखेंगे बहुत से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वुमेन आर नॉट अलाउड, ठीक है। बट यहाँ पे सिखिज्म आता है जो सबको बराबर का हक दे रहा है, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी क्रीड से हो, कलर से हो। सो दिस इज़ द, मुझे लगता है ये ट्रू एसेंस है। अगर आप लोगों को धर्म को समझना है ना, तो धर्म को ओरिजिनली पढ़िए, मतलब जो पुराना है, असली में जो शुरुआत में जो लिखा गया था वही, वो हमें सही ज्ञान देता है। क्योंकि आज के समय पे जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें उसको टेम्पर किया गया है, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन करी गई है, तो आपको वो ट्रू नॉलेज नहीं दे रहा है। तो अगर आपको धर्म को समझना है तो पुराने को पढ़िए, और ये जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं। तो सिखिज्म जो पुराने समय में जिस तरीके से था वो सबको इक्वल ट्रीट करता था। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलीजन। और उसके लिए आप देखते हैं उन्होंने जैसे अपनी वाइफ को जो माता खीवी हैं उन वो भी किचन में सर्व करती थी, और वो संगत भी करती थी। तो उन्होंने एक पर्सनल एग्जाम्पल भी सेट किया जिसकी वजह से और औरतें भी आती हैं, ठीक है। वो भी बोथ संगत एंड लंगर में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। द वुमेन वर गिवन इक्वल सोशल एंड रिलीजियस राइट्स ऑल्सो। और इससे क्या हो रहा है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो रही है, एकता की भावना हो रही है। और इससे होता क्या है, इट ब्रॉट अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन प्रेयर्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट हेल्प क्रिएट अ यूनिक बॉन्ड विद इन द सिख कम्युनिटी। तो एक अलग तरीके का बॉन्ड बन रहा है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब एक जैसे हैं, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ सिखिज्म। एंड इसके साथ साथ इट स्ट्रेस्ड अपॉन हिज सिक्स द नीड टू गिव अप ऑन डेबिलिटेटिंग एंड सुपरफिशियल रिचुअल्स। तो खैर वो तो हमें पता है, सिखिज्म का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि ये जो भी फॉल्स रिचुअल्स हैं, ये जो गलत प्रैक्टिसेस है, उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। सिंपल रखिए चीज़ों को। एंड इसी तरीके से ही ट्राई टू मेक अ कास्टलेस सोसाइटी। हु? गुरु अंगद देव जी। तो जो मैसेज गुरु नानक देव जी का था वही मैसेज गुरु अंगद देव जी आगे लेकर चलते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी ऐड करते हैं जिससे कि वो और बेहतरीन बने, सिखिज्म और अच्छा हो, और लोगों तक वो पहुँचे और पॉपुलर बनता जाए, ठीक है। सो ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन थी, एंड इन कंट्रीब्यूशन की वजह से आप देखेंगे कि जो बोलते हैं ना, गुरु नानक देव जी ने जो काम शुरू किया उसको गुरु अंगद देव जी ने कंसोलिडेट किया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। और इसकी वजह से आगे चलकर आप देखेंगे उनके जो और सक्सेसेस हुए वो भी इसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत एक बार हम रिपीट कर लेते हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी जल्दी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गुरुमुखी अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस किया, लंगर को और ज़्यादा एक्सपेंड किया इन्होंने, जो उदासी सेक्ट था उसको कंडेम किया, विच वॉज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बाबा श्रीचंद। इसके बाद इन्होंने जन्म साखी कंपाइल करी, और गुरु अंगद देव जी ने 63 श्लोक्स भी लिखे, गोइंदवाल का फाउंडेशन रखा। इसके बाद उन्होंने डेकोरम की बात करी, ठीक है, और इसके साथ साथ एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात करी, जिसमें उन्होंने खुद लोगों को एजुकेट किया, ठीक है, किसमें, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, पंजाबी में, और इसके साथ साथ वुमेन वेलफेयर के ऊपर भी काम किया। सो यही था आज का कंटेंट इस वीडियो का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, या मेरी जो भी वीडियोस, ये वीडियो या जितनी भी पसंद आती है, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी इस चीज़ से बेनिफिट पा सके। और थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी सवाल है, कुछ भी है, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई नो आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।